हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। जय हिंद। मैं हूं महेंद्र और आप देख रहे हैं MT365। आज सोशल साइंस अर्थात कि सामाजिक विज्ञान का एग्ज़ाम संपन्न हो गया और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का एग्ज़ाम काफ़ी बेहतर गया होगा। लेकिन इसके बावजूद भी आप लोगों को फटाफट अपना आंसर मिला लेना चाहिए ताकि आपको पता चले कि आपने कितना आंसर सही किया है और कहाँ कहाँ मिस्टेक किया है। और तो चलिए आइए देखते हैं एक एक क्वेश्चन को बारीकी से हम लोग देखेंगे कि किस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और इसके बावजूद भी अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चन पे डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे लिखें ताकि मैं रेफरेंस बुक के साथ उसका आंसर आपको क्लियर कर सकूं। तो आइए हम लोग एक एक करके ये सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि 19वीं सदी के दौरान कौन सी ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया। तो 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद का जो विचारधारा था वो काफ़ी ताकतवर बन के उभरा जिसने यूरोप की राजनीतिक और मानसिक जगत में काफ़ी व्यापक बदलाव लाया आया। और इसी आधार पे यूरोप के कई ऐसे देश हैं जहाँ पे सरकारें बनी और मतलब वो सत्ता परिवर्तन हुआ, सरकारें बनी और परिवर्तित हुई, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था, ना। फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था। तो फ्रांस में प्रथम विद्रोह जुलाई 1830 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1800 यहाँ पे देखें कि 1804 ईस्वी की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है, उसने फ्रांस में सुधार के लिए क्या कदम उठाया, है ना। तो 1804 की जो नागरिक संहिता थी उसने फ्रांस में सुधार के लिए निम्नलिखित चीज़ों के लिए निम्नलिखित कदम उठाए थे। पहला कदम कि जन्म पर आधारित जो विशेषाधिकार था उसको समाप्त कर दिया। दूसरा, कानून के समक्ष बराबरी का दर्जा दे दिया गया सभी को और संपत्ति के आधार को सुरक्षित बनाया गया। तीसरा, प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया गया, है ना। इस तरीके से इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1917 में गांधी जी ने 1917 में गांधी जी ने खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आंदोलन आयोजन किया था। खेड़ा भारत के किस राज्य में। तो खेड़ा भारत के गुजरात राज्य में अवस्थित है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन भारत क्यों आया। तो साइमन कमीशन भारत जो है वो संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1840 के दशक के मध्य में आयरलैंड में किसी बीमारी के कारण निम्न में से कौन सा फसल खराब हो गया जिससे लाखों लोग भूखमरी के कारण मौत के मुंह में चले गए। तो 1840 के दशक में आयरलैंड में जो है वो आलू में एक बीमारी फैली थी और एक तरीके से आलू जो है, आलू का फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गया और जिसके कारण वहाँ पे भूखमरी फैल गई और लाखों लोग जो है वो मर गए थे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के बाद प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के केवल 2 दशक बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया जिसमें से एक गुट में धुरी शक्तियां, मुख्य रूप से नाथसी जर्मनी, जापान और इटली। नाथसी मतलब, है ना, नाथसी जर्मनी एक साथ, है ना, थी। तो दूसरा खेमा जो मित्र राष्ट्रों के नाम से जाना जाता है उनमें से कौन कौन से देश शामिल थे। तो मित्र राष्ट्र की श्रेणी में जो है वो ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका शामिल थे। इस तरीके से इसका आंसर क्या होगा, थर्ड नंबर, है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1929 की आर्थिक मंदी के कारण दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में निम्न में से किसकी भयानक गिरावट दर्ज की गई, है ना। दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों की बात किया जा रहा है यहाँ पे। तो 1929 की जो आर्थिक महामंदी आई थी उसके कारण उत्पादन में भी गिरावट हुई, रोजगार में भी गिरावट आया अर्थात बेरोजगारी की स्थिति बढ़ी, आय और व्यापार में गिरावट आया अर्थात, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, इनमें से सभी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुनकरों को कच्ची कपास की समस्या का सामना क्यों करना पड़ा, है ना। ध्यान रखें यहाँ पे कई लोग जो है वो अलग अलग आंसर मारे होंगे, लेकिन भारतीय बुनकरों को कच्ची कपास
अर्थात कि कच्चा जो सामग्री होता है किसी भी चीज़ के निर्माण के लिए, तो यहाँ पे कपास से कपड़ा बनाया जाता है। तो कपड़ा उद्योग में कच्ची कपास भारत के बुनकरों को जो कमी हुई थी, वो बेसिकली इसलिए कमी हुई कि यहाँ भारत से कच्चे कपास का ब्रिटेन ज़्यादातर मात्रा में निर्यात कर दिया गया था, है ना। इसीलिए यहाँ के बुनकरों को कच्ची कपास की समस्या का सामना करना पड़ा। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? पहला नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में सर्वाधिक गतिशील उद्योग कौन से थे? तो 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में सर्वाधिक गतिशील उद्योग जो थे वो कपास और धातु उद्योग था, अर्थात इसका आंसर 3 होगा ना। पहला कपास उद्योग था, दूसरे नंबर पे धातु उद्योग था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रण तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई थी? तो मुद्रण तकनीक सबसे पहले जो है वो चीन में विकसित हुई थी, और उसी के बाद चीन से जो है ये किसी तरीके से यूरोप में गया, और यूरोप से मुद्रण तकनीक जो है काफ़ी व्यापक स्तर पर फैल गया था पूरी दुनिया में, है ना। लेकिन इसका यहाँ पर इस तरीके से आंसर क्या होगा? चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्न जाति आंदोलनों के मराठी प्रणेता कौन थे जिन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखा है ना। तो इसका आंसर यहाँ पर ज्योतिबा फुले है। ये ज्योतिबा फुले जो मराठी प्रणेता थे, और ये निम्न जाति से संबंधित थे, जिन्होंने निम्न जाति के ऊपर जो अत्याचार होता था उसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने किताब लिखी थी जिसका नाम रखा था गुलामगिरी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाप्यता के आधार पर संसाधनों को 2 भाग में बांटा जाता है, उसके नाम क्या है? समाप्यता मतलब जो ऐसे संसाधन जिसका अगर हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा दोहन करते हैं तो वो नष्ट हो जाता है ना। तो एक मतलब एक समय के बाद उसको नष्ट ही होना है ना। तो इस ऐसे संसाधन को समाप्यता संसाधन कहते हैं, और इसके आधार पे जो संसाधनों का बंटवारा किया जाता है वो नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन के रूप में किया जाता है, इसलिए इसका आंसर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से किस प्रकार का वैश्विक पारिस्थितिकी संकट पैदा हो गया? तो संसाधनों के अंधाधुंध शोषण के कारण जो है भूमंडलीय तापन भी हुआ, ओजोन परत का अवक्षय भी हुआ, पर्यावरण प्रदूषण भी हुआ। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? इनमें से सभी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वनों और वन्य जीव का संरक्षण करना आवश्यक है क्योंकि इससे पारिस्थितिकी विविधता बनी रहती है, जीवन साध्य संसाधन जल, वायु और मृदा बनी रहती है, बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं में जीनी विविधता को संरक्षित करती है। इस अर्थात कि ये सारी चीज़ें जो है वो सारी चीज़ें होती है किसके कारण? जब वन और वन्य जीवों का संरक्षण होता है ना। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए किस प्रकार के वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है? तो वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए आरक्षित वन को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद जल किन कारणों से प्रदूषित और मानव उपयोग के लिए खतरनाक बनते जा रहे हैं, है ना। तो इसमें देखिए ऑप्शंस जो है कि पहला ऑप्शन दिया है कि घरेलू और औद्योगिक अपशिष्टों के मिलने से, दूसरा रसायनों के अधिक उपयोग से, तीसरा है कीटनाशकों और कृषि में प्रयुक्त उर्वरकों के प्रयोग से। तो ये सारे कारण जो हैं वो अभी वर्तमान में जल प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानसून के आगमन के साथ जो फसलें बोई जाती है वे किस फसल के अंतर्गत आती हैं? तो मानसून के आगमन के साथ अर्थात कि जून जुलाई में जो फसल बोई जाती है उसको खरीफ फसल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत भारत के किस राज्य में अधिक पाई जाती है? तो पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत भारत की राजस्थान क्षेत्र में अधिक पाई जाती है, क्योंकि वो रेगिस्तानी इलाका है ना। वहाँ तापमान काफ़ी ज़्यादा रहता है और
हवाएं काफ़ी तेज़ चलती हैं, क्योंकि जब पेड़ पौधा नहीं होगा तो अवरोधक के रूप में कुछ है नहीं वहाँ पर, तो हवाएं भी तेज़ चलेगी, अर्थात पवन भी तेज़ चलेगा, और सूर्य की किरणें भी काफ़ी तीखी पड़ती हैं। इसलिए पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा ये दोनों की प्रोबेबिलिटी राजस्थान में सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल और उर्वरकों के अधिक और अविवेक प्रयोग से किस प्रकार की समस्याएं पैदा हो गई, है ना। तो जल और उर्वरकों के अधिक प्रयोग से, है ना, जल और उर्वरक दोनों चीज़ यहाँ पे दिया, ध्यान रखें। तो जल के अधिक अगर हम लोग उपयोग करते हैं अविवेकपूर्ण तरीके से, तो जलाक्रांतता का समस्या आएगा, लवणता की समस्या आएगी, और उर्वरकों के अधिक प्रयोग कर रहे हैं तो सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी भी होगा मिट्टी का। इसलिए इसमें से क्या होगा, इसका आंसर इनमें से सभी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि औद्योगिक विकास की रीढ़ के रूप में किस खनिज को महत्वपूर्ण माना जाता है। तो और कोई भी उद्योग धंधा स्थापित करना हो तो उसके लिए लौह अयस्क का होना काफ़ी जरूरी होता है, इसलिए इसे रीढ़ मतलब एक तरीके से औद्योगिक विकास की रीढ़ माना जाता है ना, लौह अयस्क को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्न में से किस प्रकार के खनिजों का प्रयोग आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है ना। तो यहाँ पे आणविक का मतलब, यहाँ ध्यान रखें, आणविक का इंग्लिश होता है न्यूक्लियर, है ना, अर्थात कि न्यूक्लियर एनर्जी के लिए कौन कौन से खनिज पदार्थों का उपयोग किया जाता है। तो यूरेनियम और थोरियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु प्रदूषण निम्न में से किस पर अपना दुष्प्रभाव डालता है। तो वायु प्रदूषण होता है जब, तो वो मानव स्वास्थ्य पर भी दुष्प्रभाव डालता है, पशुओं पर भी दुष्प्रभाव डालता है, और पौधों पर भी दुष्प्रभाव डालता है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि बेल्जियम में अल्पसंख्यक के रूप में किस भाषा के बोलने वाले लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। तो बेल्जियम में अल्पसंख्यक के रूप में जो था वो फ्रेंच भाषी लोग था, लेकिन ये ज़्यादातर लोग समृद्ध और ताकतवर रहे थे, इसलिए क्योंकि सरकार में सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी इसी की थी और सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट इन्हीं लोगों का था, है ना। जबकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा बहुसंख्यक भाषी लोग कौन थे, डच लोग थे, है ना। लेकिन यहाँ पे देखें कि तुलनात्मक रूप से सबसे ज़्यादा ताकतवर लोग जो थे और वो फ्रेंच लोग ही थे, इसलिए इसका आंसर पहला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि जब 1956 में श्रीलंका में कानून बनाया गया तो उनमें किन किन बातों को जोड़ा गया था। तो श्रीलंका में जब 1956 में कानून बनाया गया तो उसमें ये जोड़ा गया कि सिली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। दूसरा, सरकारी नौकरियों में सिलियों को प्राथमिकता दी गई। तीसरा, बौद्ध मतों को संरक्षण और बढ़ावा दिया गया था, है ना। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, देखते हैं हम लोग कि निम्न में से कौन कार्यपालिका विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश रखता है। तो कार्यपालिका और विधायिका के द्वारा कोई भी कानून बनाया जाता है, या अगर गलती से कोई ऐसा कानून बन जाए जो लोकहित में नहीं हो, तो इन सबों पे अंकुश रखने के लिए न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है ना। अर्थात इसका आंसर 3 नंबर ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि पोखरण, जहां भारत ने 1998 में अपने परमाणु परीक्षण किए, वो भारत के किस राज्य में स्थित है। तो पोखरण भारत के राजस्थान में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि सामाजिक विभाजन अधिकांशतः आधारित होता है। सामाजिक विभाजन पहले जाने। मतलब कि भारत में जो सामाजिक व्यवस्था है, जैसे सबसे इसका जीता जागता है और व्यापक एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देख सकते हैं जाति प्रथा, है ना, वो एक सामाजिक विभाजन है भारत में। तो जाति प्रथा किस चीज़ पर आधारित है, आप इसको इस तरीके से समझें, सामाजिक विभाजन के रूप में हम लोग जाति प्रथा को देखें, और जाति प्रथा किस आधार पर आधारित है, तो किस पे आधारित होता है, जन्म पर आधारित होता है ना ये। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, जन्म पर, अर्थात कि सामाजिक विभाजन अधिकांशतः जन्म पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि
सांप्रदायिक राजनीति इस सोच पर आधारित होती है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। इस मान्यता के अनुकूल सोचना क्या कहलाता है? तो जब हम लोग जो है धर्म के आधार पर ही सामाजिक समुदाय की बात को सोचते हैं तो यह ऐसा जो है वो सांप्रदायिकता या यह विचारधारा सांप्रदायिकता कहलाती है ना। इसलिए इसका आंसर 2 होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो केरल में शिशु मृत्यु दर जो है वो सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। निम्नांकित में से किसे औसत आय भी कहा जाता है? तो प्रति व्यक्ति आय को औसत आय भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित है? तो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र जो होते हैं वो उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर विभाजित होते हैं कि कौन सा उद्यम या कल कारखाना सरकार के अंतर्गत है और कौन सा कल कारखाना जो है किसी निजी कंपनी या प्राइवेट कंपनी के नियंत्रण में है ना। अर्थात कि उसका मालिक कौन है, सरकार है कि कोई जो है निजी व्यक्ति है। इस आधार पर ही जो है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का विभाजन होता है। स्वामित्व का मतलब मालिक है ना, जिसमें सीध सिंपल से मालिक समझिए, जिसको अधिकार लेने का फैसला लेने का अधिकार हो ना। तो इसका आंसर बी होगा, 2 होगा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि कौन सा क्षेत्रक भारत में सबसे बड़े रोजगार उत्पादक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? तो अभी तक भारत में रोजगार उत्पादक का जो सबसे बड़ा क्षेत्र है वो प्राथमिक क्षेत्र है। प्राथमिक क्षेत्र में सारा चीज़ आ जाता है, खास करके कृषि और वानिकी है ना। तो कृषि ही, चूँकि भारत के अभी तक कृषि प्रधान देश है और कृषि ही सबसे ज़्यादा लोगों को रोजगार मुहैया कराती है और इस पर आधारित जितने भी जो छोटे छोटे उद्योग मतलब कुटीर उद्योग हैं वो सब इस प्राथमिक क्षेत्र में ही आते हैं। इसलिए सबसे बड़ा रोजगार क्षेत्र अभी तक यही माना जाता है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? प्राथमिक क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्न में से कौन महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की जरूरत को खत्म कर देती है? तो मध्यवर्ती भूमिका, 2 लोगों के बीच में मध्यवर्ती भूमिका निभाता है मुद्रा है ना। जैसे देखिए एक तरीके से बाजार समझिए ना, कि बाजार में हम लोग क्रय विक्रय जो करते हैं तो किस रूप में करते हैं? मुद्रा से ही करते हैं है ना। और ये मुद्रा ही जो है वो दोहरे संयोग की जरूरत को खत्म करती है। पहले इसके मुद्रा के पहले क्या होता था कि वस्तु विनिमय प्रणाली थी। अभी मुद्रा विनिमय प्रणाली, पहले वस्तु विनिमय प्रणाली थी, ठीक है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या था कि आपको अगर सपोज कीजिए कि आटे की ज़रूरत है और किसी को चावल की ज़रूरत है, तो आपके यहाँ अगर चावल है तो आप उसको चावल देंगे, और आपको आटा की ज़रूरत है तो उसके यहाँ अगर आटा है तो वो आपको आटा देगा। तो ये दोहरा संयोग था, मतलब ये ऐसा संयोग होगा तभी आप विनिमय कर सकते हैं। लेकिन मुद्रा आने के बाद क्या हुआ कि ये जो दोहरा संयोग था उसकी ज़रूरत को उसने ख़त्म कर दिया। अब आपको चाहे आटा खरीदना हो, चाहे चावल खरीदना हो, चाहे चीनी खरीदना हो, चाहे दूध खरीदना हो, उससे किसी के पास वो हो चाहे नहीं हो, आपके पास अगर पैसा है तो आप कहीं भी खरीद सकते हैं है ना। तो यही था दोहरे संयोग की जरूरत को खत्म करना। तो ये किसने खत्म किया? मुद्रा ने। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि सामान्यतः बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती है जहां पर बाजार नज़दीक हो, कम लागत पर श्रमिक उपलब्ध हो, उत्पादन के अन्य कारक उपलब्ध हों। अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने या एकीकरण में निम्न में से कौन सहायक होता है? तो ये जो है विदेशी व्यापार इसके लिए सबसे बड़ा सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप में उपभोक्ता आंदोलन का उदय निम्न में से किस कारणों से हुआ? तो 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप से उपभोक्ता आंदोलनों का उदय जो है वो अत्यधिक खाद्य की कमी के कारण हुआ। खाद्यान्नों की जमाखोरी, खाद्य पदार्थों एवं तेल में मिलावट,
ये सभी कारणों के कारण जो है वो उपभोक्ता आंदोलन शुरू हुआ था। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर को किस प्रकार बनाया गया है। तीसरा स्तर मतलब समझ रहे हैं, स्थानीय स्तर, स्थानीय स्वशासन, जिसमें पंचायत और नगर निगम आते हैं ना। तो स्थानीय स्वशासन को मजबूत किया गया, अर्थात कि शक्तिशाली बनाया गया और प्रभावी बनाया गया था संविधान में संशोधन करके, है ना। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अन्य जाति समूहों से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग थलग मानने की धारणा निम्न में से किस व्यवस्था पर आधारित है। तो अन्य जाति समूहों से भेदभाव और उन्हें अलग मानने की जो धारणा है वो वर्ण व्यवस्था पर आधारित है ना। इसलिए इसका आंसर 3 होगा। एंड लास्ट क्वेश्चन है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हित समूहों या दबाव समूहों की मुख्य उपयोगिताएं निम्न में से क्यों हैं। तो हित समूह या दबाव समूह जो होते हैं उसका मुख्य काम होता है सरकार को सजग बनाए रखना, किसी भी आंदोलन को सफल बनाना और राजनीतिक दलों पर अपना प्रभाव डालना। अर्थात कि ये सभी काम जो है वो हित समूह या दबाव समूह करते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, इनमें से सभी। और इस प्रकार जो है ये सोशल साइंस के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, 40 क्वेश्चंस का हमने यहाँ पे डिस्कशन किया, एक तरीके से सारा का आंसर बताया है। इसके बावजूद भी अगर किसी क्वेश्चन में आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका अप्रोप्रिएट उत्तर देने की कोशिश करूँगा। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो का आप लोग इंतज़ार के लिए कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।